नमस्कार, मैं शुभलता यादव, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। स्टूडेंट्स, पिछले ई लेक्चर में हमने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र पर प्रकाश डाला, जिसमें हमने पढ़ा कि मानव भूगोल एक स्वतंत्र विषय है और उसका अध्ययन क्षेत्र निरंतर व्यापक होता जा रहा है। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में 5 पक्षों पर हमने प्रकाश डाला, जिसका केंद्र बिंदु मानव था। उसके अलावा प्राकृतिक वातावरण, मानव का सांस्कृतिक वातावरण, मानव वातावरण समायोजन और कालिक अनुक्रमण। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यूअस करते हुए आज हम पढ़ेंगे कि विभिन्न भूगोलवेताओं द्वारा मानव भूगोल के अध्ययन सामग्री पर क्या क्या कहा गया है। इसी क्रम में फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी लाब्लास ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल की अध्ययन सामग्री को 4 भागों में बांटा है: जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व, परिवहन व भ्रमण, मानव प्रजातियां व नगर। फ्रांसीसी भूगोलवेता डिमांजिया ने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल की अध्ययन सामग्री में 3 तत्वों को शामिल किया है: प्राकृतिक प्रदेशों में मानवीय जीवन, उद्योग तथा मानव निवास व प्रवास। फिंच व ट्रिवार्था ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी में मानव भूगोल के 3 तत्व बताए हैं: प्राकृतिक तत्व, मानव तथा सांस्कृतिक तत्व। जीन ब्रुंज ने अपनी पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल के 6 आवश्यक तथ्य बताए हैं: मकान, सड़कें, कृषि, पशुपालन, पौधों व पशुओं का विनाश, खनिजों का शोषण। अमेरिकी भूगोलवेता एल्सवर्थ हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल की अध्ययन सामग्री को 2 भागों में बांटा है: भौतिक दशाएं और मानवीय प्रतिक्रियाएं। वर्तमान में जीन ब्रुंज और हंटिंगटन महोदय का ही मत अधिक मान्य है। इनके बारे में हम आगे अगले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। रेडजर, जिन्हें हम मानव भूगोल के जनक भी कहते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव भूगोल के अध्ययन सामग्री को 3 भागों में बांटा है: जनसंख्या, भौतिक वातावरण का प्रभाव तथा वातावरण समायोजन। इस प्रकार स्टूडेंट्स, आप बुक से और भी अन्य भूगोलवेताओं के विचारों को ले सकते हैं और उन्हें अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। सामान्य रूप से हम कहें कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जा सकता है। नंबर 1, प्रदेश की जनसंख्या व उसकी क्षमता, अर्थात जनसंख्या के विभिन्न पक्षों जैसे जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या की संरचना, उसकी व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन जो है मानव भूगोल में किया जाता है। नंबर 2, प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन, अर्थात मानव वर्ग जिस प्राकृतिक वातावरण में निवास करते हैं उसका अध्ययन किया जाना मानव भूगोल में अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक वातावरण में जैसे जलवायु, उच्चावच, मृदा, जल संसाधन, खनिज संसाधन, वनस्पति, जीव जंतु आदि का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, प्रदेश का सांस्कृतिक भूदृश्य, अर्थात मानव निर्मित सांस्कृतिक वातावरण जैसे अधिवास, मार्ग, नहरें, बांध, उद्योग धंधे आदि समस्त सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। नंबर 4, वातावरण समायोजन। ये मानव भूगोल का एक प्रमुख सिद्धांत भी है जिसका हम अलग से अध्ययन करेंगे। मानव द्वारा अपने वातावरण में रहते हुए जो अनुकूलन और रूपांतरण किए जाते हैं उसे हम मानव वातावरण समायोजन कहते हैं। तो इसका अध्ययन किया जाना मानव भूगोल में अत्यंत आवश्यक है। नंबर 5, प्रदेश का स्थानिक अर्थात क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन से तात्पर्य है कि मानव वर्ग द्वारा अपने वातावरण में रहते हुए अपने वातावरण के साथ जो समायोजन किए जाते हैं उनके फलस्वरूप क्षेत्रीय भूदृश्य का विकास होता है। एक विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रीय स्वरूप का विकास होता है, उसे हम क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हरियाणा में सिंचाई आधारित कृषि भूदृश्य पाया जाना और बिहार में वर्षा आधारित कृषि भूदृश्य का पाया जाना अलग अलग क्षेत्रीय संगठन के उदाहरण हैं। नंबर 6, कालिक अनुक्रमण। कालिक अनुक्रमण से तात्पर्य है कि विभिन्न मानव भूगोल के तथ्यों में जो समय के साथ परिवर्तन हुए हैं, समय के साथ जो विकास हुए हैं, उनका अध्ययन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए पहले बिना पहिए की गाड़ी चलती थी, बाद में पशु वाहित पहिए की गाड़ी चलने लगी, उसके बाद आपके जो आधुनिक यातायात के साधन हैं
वो विकसित हुए। तो इनमें समय के साथ जो परिवर्तन हुए हैं, समय के साथ जो विकास हुए हैं, उनका अध्ययन किया जाना मानव भूगोल में अत्यंत आवश्यक है। नंबर 7, स्थानिक संगठनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, यानी विभिन्न प्राकृतिक वातावरणों में रहते हुए विभिन्न मानव वर्गों द्वारा जो वातावरण समायोजन किए जाते हैं, उनके कारण अलग अलग क्षेत्रीय संगठन विकसित होते हैं। इन क्षेत्रीय संगठनों के आपसी संबंध किस प्रकार के हैं, वो किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार वो एक दूसरे से अलग हैं, किस प्रकार से उनके आपसी संबंध घनिष्ठ हैं, कौन उनकी पारस्परिक निर्भरता किस प्रकार से है, इन सब बातों का अध्ययन किया जाना मानव भूगोल में अत्यंत आवश्यक है। नंबर 8, संसाधन उपयोग एवं नियोजन, मानव भूगोल का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। वर्तमान में मानव द्वारा अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का जो उपभोग किया जाता है, उसके फलस्वरूप अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और ये समस्याएं केवल हमारे सामने आज ही नहीं हैं, ये भविष्य के लिए भी हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए, इन समस्याओं के निराकरण के लिए संसाधनों के उपयोग की नीति बनाई जाए, संसाधन नियोजन की व्यवस्था की जाए। तो इसका अध्ययन किया जाना भी मानव भूगोल में अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, हमारे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एग्ज़ाम में इस पर आपके ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन इस प्रकार से होता है: मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतः आप इसे तैयार करें। धन्यवाद।